Hello everyone and welcome to my channel. Myself CA Aditi and this is the second lecture for partnership. Basically इसमें हम दो chapters cover करने वाले हैं, goodwill and change in profit sharing ratio. Before we start with the video, I would like to tell you कि we are on Instagram. जी हाँ, Learn Commerce with CA Aditi नाम का मेरा Instagram channel है. Description box में link है, आप जाकर click कीजिए. We have some amazing content there, short videos हैं. साथ ही में आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ करियर रिलेटेड एडवाइस, डाउट के लिए, फीडबैक के लिए, वट एवर. फॉलो मी देयर. ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स. कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं. लेक्चर नंबर 1 में हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. हमने उसमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात की थी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में बात की थी. तो अगर आपकी वो वीडियो मिस हो गई है आप वो देख सकते हैं. एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. ओके, तो बेसिकली क्या था, दो बंदे थे, सोनू और टीटू. ठीक है, उनका एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था स्वीटी फूड्स. तो बेसिकली सोनू और टीटू की स्वीटी. ओके, सो सोनू और टीटू जो है, मतलब ये रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया सोनू का था बेसिकली. ठीक है, मुझे जानता है सोनू, मेरी जान पहचान का बंदा है. तो सोनू का आइडिया था, उसने टीटू को ये आइडिया बताया और मैंने उनकी पार्टनरशिप डीड बनाई थी सारी. ठीक है, मेरे से ही उन्होंने पूछा था, मैंने उनको तब फंडामेंटल्स समझाए थे, यही P&L अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट्स, इन सब के बारे में. ठीक है, तो उसमें उन्होंने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया था कि सोनू और टीटू जो हैं विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2. ठीक है, मतलब सपोज अगर 50,000 का प्रॉफिट होता है तो सोनू को मिलेंगे 30,000 रुपये और टीटू को मिलेंगे 20,000 रुपये. साउंड्स फेयर. सोनू का आइडिया था, उसने टीटू को खुद बुलाया था. तो टीटू ने उस टाइम ऑब्जेक्ट नहीं किया. टीटू ने देखा, बोला कि देखते हैं कैसा चलता है. ही एक्सेप्टेड दिस. बिजनेस शुरू हुआ. दोनों ने बहुत मेहनत की कि स्वीटी को कामयाब बनाए. ठीक है, रात भर जाग के वो लोग मेन्यू डिसाइड करते थे, टेबल्स, चेयर्स, शिपमेंट देखते थे कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं. पर्सनल सर्विसेज देते थे लोगों को कि मतलब अगर किसी को खाना नहीं पसंद आ रहा है, फीडबैक लेके उसको इम्प्लीमेंट करते थे. सब बहुत सारा उन्होंने सारा काम किया. ठीक है, और सोनू के टीटू की स्वीटी जो है एकदम हिट हो गई पूरे के पूरे टाउन में. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे दोस्त तरक्की कर रहे हैं. ठीक है, अब वो हिट हो गई टाउन में तो दोनों का काम भी बढ़ गया. जितनी मेहनत वो पहले डालते थे उससे डबल मेहनत करनी पड़ती थी, पर मेहनत से तो कोई कतराता नहीं. ठीक है, तो बेसिकली काम करते करते एक पॉइंट ऐसा आया जहां टीटू ने रियलाइज किया कि यार मेहनत तो हम दोनों बराबर की कर रहे हैं. ठीक है, हाँ ठीक है, सोनू का आइडिया था बट मैंने उसके लिए काफ़ी मेहनत करके कॉम्पनसेट किया है उस चीज़ को. मैं भी इसमें इक्वल काम डाल रहा हूँ. तो ये बात अच्छी नहीं है कि जब प्रॉफिट कमाया जाता है तो सोनू को 30,000 मिलते हैं जबकि मुझे सिर्फ 20,000 मिलते हैं. ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सोनू के फेवर में है. तो टीटू ने सोनू को बोला कि सोनू यार, हम अब हमारा काम जैसे इतना बढ़ रहा है तो हम दोनों इक्वल मेहनत मार रहे हैं अब तो, है ना. तो ये काम जो बढ़ रहा है हम दोनों की मेहनत की वजह से बढ़ रहा है. पहले माना तेरा आइडिया था, सब तेरा कॉन्सेप्ट सारा तेरा था, बट अब तो हम दोनों इक्वली मेहनत कर रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा प्रॉफिट है वो अब हम इक्वली शेयर करें, आधा तेरा आधा मेरा. दैट मीन्स कि अगर 50,000 का अब प्रॉफिट होगा तो सोनू के पल्ले जाएगा 25,000 और टीटू के पल्ले जाएगा 25,000. पहले आप देख सकते हैं सोनू के पल्ले जा रहा था 30,000 और टीटू के पल्ले जा रहा था 20,000. पर अगर आप इक्वल शेयरिंग करेंगे तो जहां सोनू को 5,000 कम मिलेंगे वहीं टीटू को 5,000 ज्यादा मिलेंगे. दैट मीन्स कि सोनू का शेयर कम हो रहा है और टीटू का शेयर बढ़ रहा है. ऐसे तो दोनों इक्वली शेयर करेंगे, पर अगर मैं पिछले रेशो से कंपेयर करूं, सोनू ने बोला कि यार ठीक है, बात तो तू ठीक बोल रहा है. मतलब सोनू इतना लालची इंसान नहीं था, पर सोनू ने बोला बात तू ठीक बोल रहा है. ठीक है, मैंने माना कि आगे जैसे जैसे अब हम तरक्की कर रहे हैं, हम एक नया सिरे से शुरुआत करेंगे, तो ठीक है, वी विल शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली. बट जैसा कि तू इधर देख सकता है कि आई एम एट अ लॉस हेयर. पहले सोनू का शेयर वॉज 3/5, अब सोनू का शेयर इज 1/2. दिस इज द ओल्ड रेशियो, दिस इज द न्यू रेशियो. अगर हम कैलकुलेट करना चाहें
कि सोनू कितना लूज कर रहा है, तो बेसिकली 1/10 जो शेयर है वो सोनू जो है अपना लूज कर रहा है, और टीटू जो है 1/10 गेन कर रहा है। ओल्ड माइनस न्यू अगर मैंने माइनस किया तो ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव आया, विच मीन्स न्यू इज मोर देन ओल्ड। दैट मीन्स नया शेयर इज मोर देन पिछला शेयर, तो वो 1/10 शेयर टीटू जो है वो गेन कर रहा है, और सोनू जो है 1/10 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, टीटू ने बोला हाँ यार, अब अगर 1/1 में करेंगे तो पहले जहां तुझे 3/2 के हिसाब से मिलता था, अब तुझे हाफ हाफ मिलेगा। बोलता हाँ, बट ये तो आगे की बात है ना, अब तक हम जितना काम कर चुके हैं उसकी जो रिजल्टेंट चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि हम उसका भुगतान कर लें, सारा आपस में सब सेटल कर लें, और फिर उसके बाद प्रॉफिट रेशियो चेंज जब हम कर रहे हैं तो हम एक नई शुरुआत करें। टीटू ने भी बोला ठीक है, अब तक हमने जितना रिजर्व्स में डाला है, या प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया है, या लॉसेस एक्यूमुलेट किए हैं, या रिजर्व्स एक्यूमुलेट किए हैं, वो सब पुरानी रेशो में बढ़ जाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो सोनू ने बोला मैं जानता हूँ एक सीए साहिबा को, तो हम उसके पास चलते हैं, उसने ही फंडामेंटल्स के बारे में भी हमें समझाया था, तो उसके पास ही चलते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे से बताएगी कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट देनी है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बेसिकली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो क्या रहा है, पहले रेशो थी 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5, और अब नई रेशो हमने डिसाइड की 1:1, दैट इज 1/2 एंड 1/2। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कि गेन क्या हो रहा है किसका और किसका सैक्रिफाइस हो रहा है, मतलब कौन गिव अप कर रहा है अपना शेयर नए वाले बंदे को एडिशनल शेयर देने के लिए। इस केस में सोनू ने सैक्रिफाइस किया 1/10 शेयर टीटू को 1/10 शेयर देने के लिए, ताकि दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो जाए। दिस इज नोन एज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ओके। तो अब वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि सीए साहिबा आपने हमें फंडामेंटल सिखाए थे, उसके बेसिस पे हमने 2-3 साल काम किया, अपना बहुत नाम कमा लिया। मैंने बोला हाँ, स्वीटी का नाम बहुत है, सोनू और टीटू की स्वीटी की जो रेस्टोरेंट है बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर आती हूँ वहाँ पे, तो बहुत अच्छा मज़ा आता है एकदम। बोलते हाँ, तो बोलते अब ना हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, सोनू जो है, मतलब मैं जो हूँ, सोनू जो है वो 1/10 सैक्रिफाइस करेगा, और टीटू जो है वो 1/10 गेन करेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बधाइयाँ टीटू। टीटू ने बोला थैंक यू। तो बोलता अब मैं चाहता हूँ कि हम फ्रेश शुरुआत करें, बेसिकली पिछले जो बैलेंसेस हैं वो सेटल हो जाएं सारे, और नए सिरे से शुरुआत हो। मैंने बोला सोनू बिल्कुल सही बोल रहा है तू, मैं तेरे को बता दूं कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है तो हमें कुछ चीज़ों को इफेक्ट देना पड़ता है। सबसे पहले तो हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद हम रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस, इन सब की एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लायबिलिटीज, इन सबको इफेक्ट देते हैं। उसके बाद अगर तुम चाहो तो हम कैपिटल अकाउंट्स में ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं कि तुम्हारी जो कैपिटल्स हैं, अगर तुम चाहो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिखें तो हम उसको ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम जब ये सारा चेंजेस हो जाते हैं तो हम एक नई बैलेंस शीट भी बना देते हैं बिजनेस की, इन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए। सोनू ने बोला इतना सारा? मैंने बोला हाँ इतना सारा। तो सोनू ने बोला ठीक है यार सीए साहिबा, एक एक करके शुरू हो जाओ कि क्या है, कैसे है, क्यों है, और हमें कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला सबसे पहले शुरू करते हैं गुडविल से। सोनू और टीटू को गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो बेसिकली सोनू ने बोला गुडविल। मैंने बोला देख तेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है,
सोनू और टीटू की स्वीटी का जो रेस्टोरेंट है बहुत चलता है ना। लोगों को अगर चॉइस दी जाए, लोग बाय चॉइस तुम्हारे पास आते हैं। शुरू में तुमने मार्केटिंग की थी, बोलता हाँ शुरू में तो हमने बहुत पैम्फलेट बांटे, ये सब किया, हम पर्सनली अटेंड करते थे लोगों को जब वो आते थे, हम उनसे फीडबैक मांगते थे ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वी केयर, और वो फीडबैक्स हम इम्प्लीमेंट करते थे जिसकी वजह से लोगों का विश्वास बढ़ा। मैंने बोला हाँ तुमने बहुत मेहनत मारी, बोलता हाँ। तो मैंने बोला क्या हुआ कि जब तुमने किया इतना अच्छा काम, जब तुमने किया इतना अच्छा काम, मार्केट में हुआ तुम्हारा बहुत सारा नाम, ठीक है। जब तुमने इतना सारा इनपुट डाला तो मार्केट में तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ने लग पड़ी, लोगों को तुम्हारी सर्विसेज अच्छी लग रही थी, लोगों ने तुम्हें आसपास रेकमेंड किया। तो जब मार्केट में हुआ तुम्हारा नाम तो उसका मिला तुम्हें इनाम। और इनाम क्या था? इनाम ये था कि अब लोग खुद तुम्हारे पास चल के आ रहे थे। अब तुम लोगों के पास चल के नहीं जा रहे थे कि आओ हमारे रेस्टोरेंट में आओ, अब लोग तुम्हारे पास खुद बाय चॉइस चल के आने लगे और लोग अपने साथ लोगों को लाने लगे, ठीक है। तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो दुगनी तेजी से आगे बढ़ने लगा। जहां नॉर्मली तुम्हारे पास 5 कस्टमर आने थे, वो 5 कस्टमर अब अपने साथ 5 और कस्टमर लेके आए, जिससे तुम्हारे पास टोटल 10 कस्टमर आ गए। जबकि तुम्हारे आसपास जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके पास यही नॉर्मल 5-5 कस्टमर ही आ रहे थे, बट क्योंकि तुम्हारा इतना नाम है तुम्हारे पास ज़्यादा कस्टमर आने लग पड़े। और जब लोगों ने तारीफ सुनी तो ये डबल ट्रिपल फ्रॉपल होता रहा अमाउंट। तो बेसिकली तुम्हारे एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उससे तुम ज़्यादा अर्न करने लगे, जस्ट बिकॉज तुम्हारा मार्केट में हुआ नाम। जब मार्केट में हुआ नाम तो ज़्यादा प्रॉफिट्स मिला तुम्हें इनाम, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा नाम है ना, ये जो मार्केट में तुम्हारा नाम है, इस नाम को हम कहते हैं गुडविल। ये तुम्हें दिखेगा नहीं कहीं पे, ठीक है। ये प्लांट मशीनरी नहीं है कोई जो तुम्हें पड़ी हुई दिख जाएगी, तुम बोल रहे अच्छा ये काम कर रही है, नहीं। इट्स वर्ड ऑफ माउथ, इट्स योर रेपुटेशन, इट इज एन इनटैंजिबल एसेट विच हेल्प्स यू टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। ये तुम्हें दिखेगा नहीं, बट इस वजह से तुम्हारी जो सेल्स हैं डबल ट्रिपल फ्रॉपल हो रही हैं। तो अच्छा जब करोगे तुम काम इज़दा, मार्केट में होगा तुम्हारा नाम इज़दा, और जब मार्केट में होगा तुम्हारा नाम इज़दा तो गुडविल होगा तुम्हारा इनाम इज़दा, ठीक है। और गुडविल हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। नाउ गुडविल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सोनू। गुडविल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज ये समय का पूरा चक्कर अपने अंदर समेट के रखा हुआ है। इसमें बीता हुआ कल भी है, आज भी है और आने वाला कल भी है। कैसे कैसे सीए साहिबा, कैसे आप कह रहे हैं ये हम ऐसे कह रहे हैं कि बेसिकली गुडविल को अगर मैं साफ शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो पिछले कल के एफर्ट से आने वाले कल में होने वाले एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स की आज की जो वैल्यू है उसको हम गुडविल कहते हैं। कि पिछले तुमने जितनी मेहनत की, जितनी रातें तुमने मेन्यू डिसाइड करने में निकाली या मार्केटिंग करने में निकाली, उन सब एफर्ट्स से जो आने वाले कल में होने वाले तुम्हारे जो इतनी ज़्यादा सेल्स है, मतलब अपने कंपटीशन के कंपैरिजन में जो तुम्हारी इतनी ज़्यादा सेल्स हैं, उस वजह से जो तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसकी मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ ना तो उस प्रेजेंट वैल्यू को हम गुडविल बोलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन टैंजिबल एसेट्स। इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन टैंजिबल एसेट्स। तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को नॉर्मल ही मिल रही है, तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रही है, और वो एक्स्ट्रा की प्रेजेंट वैल्यू गुडविल कहलाती है। अच्छा, पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे हम क्यों गुडविल को इफेक्ट दें? मैंने बोला सोनू रुक जा, पहले मेरी बात सुन ले। गुडविल 2 तरह की होती है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। परचेज्ड गुडविल कौन सी होती है? परचेज्ड गुडविल वो होती है जो जब तुम सपोज किसी और का बिजनेस खरीद रहे हो। याद है जब हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जब हम बिजनेस परचेज करते हैं उसके बदले में जो हम शेयर्स दे रहे थे उनको, हमने एक कैलकुलेशन की थी गुडविल या कैपिटल रिजर्व की। याद है ना कि अगर हम ज़्यादा पैसे दे देते हैं नेट एसेट्स के बदले में तो हम बोलते हैं कि हम उसके नाम का पैसा दे रहे हैं, उसकी रेपुटेशन का पैसा दे रहे हैं, उसने एक मार्केट शेयर अक्वायर किया हुआ है, उस मार्केट शेयर का पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो वो होती है परचेज गुडविल। हमने उसकी एक वैल्यूएशन निकाली, हमने उसको उतना पैसा दिया, तो हम बुक्स में इसको रिकग्नाइज करते हैं और यूजफुल लाइफ के अंदर इसको, जैसे फिक्स्ड एसेट्स के टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगती है, इनटैंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन लगती है। डेप्रिसिएशन ही बस इनटैंजिबल एसेट्स का अलग नाम, ठीक है। तो अमोर्टाइज करते हैं उसको, राइट ऑफ करते हैं ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ।
वेयर एज ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना सोनू और टीटू, ये जो तुमने अपने रेस्टोरेंट की बनाई है, ठीक है, इसकी बहुत सब्जेक्टिव जजमेंट है, बहुत सब्जेक्टिव जजमेंट है, कैलकुलेट करने के तरीके हैं पर सब्जेक्टिव जजमेंट है, इसलिए ये बुक्स में ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, ये बुक्स में ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, बुक्स में नहीं दिखाई जाती। पर अब तुमने जो क्वेश्चन पूछा था सोनू कि जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं और हमने निकाला कि सोनू सैक्रिफाइस कर रहा था 1/10 और टीटू जो है गेन कर रहा था 1/10, तो उस केस में हम गुडविल को इफेक्ट क्यों दें? क्योंकि भैया गुडविल पिछले कल के एफर्ट्स का नतीजा है, वो वाला कल जिसमें तुम दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 थी, वो वाला कल जिसमें 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हुए तुम लोगों ने मेहनत डाली, जिससे आने वाले कल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स गारंटी हो गए और जिसकी प्रेजेंट वैल्यू का नाम गुडविल है। तो बेसिकली गुडविल इज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट एफर्ट्स, वो वाला पास्ट जिसमें तुम 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। तो अगर तुम प्रॉफिट्स अपनी रेशो चेंज नहीं करते, अगर तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को वैसा ही रहने देते जैसा वो था, तो फ्यूचर में जो तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना था ना, नॉर्मल तो चलो ठीक है, जो तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना था जो पास्ट वाले एफर्ट्स की वजह से है, पास्ट वाले एफर्ट्स मतलब उस डेट तक के एफर्ट्स जिस डेट तक तुम प्रॉफिट्स 3:2 में शेयर कर रहे थे, उस डेट तक के जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं उसके रिजल्टेंट जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना था, अगर तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 रहती ना, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं वो भी सोनू तुम्हें 1/10 ज़्यादा मिलने थे और टीटू तुम्हें 1/10 कम मिलने थे, क्योंकि सोनू का शेयर ज़्यादा था टीटू से, सोनू का शेयर ज़्यादा था टीटू से। पर अब जब तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, तुम एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हो, तुमने पिछले सारे बैलेंसेस जो हैं उनको पुरानी उसमें एडजस्ट करना है, ठीक है, तो इट मेक्स सेंस कि जो पिछले कल के एफर्ट्स हैं तुम्हारे, रेशो चेंज होने के दिन तक जो एफर्ट्स हैं तुम्हारे, उसके लिए तुम्हें जो कॉम्पनसेशन मिले सोनू, टीटू की तरफ से मिलनी चाहिए वो, और वो कितनी मिलनी चाहिए? बेसिकली तुम गुडविल का जितना हिस्सा, गुडविल क्या है? गुडविल बेसिकली एक्स्ट्रा इनकम ही है ना, तो तुम एक्स्ट्रा इनकम का जितना हिस्सा फ्यूचर में टीटू को मिलेगा तुम लोगों के पास्ट एफर्ट्स की वजह से, उसके लिए टीटू तुम्हें कॉम्पनसेट करे, टीटू तुम्हें कॉम्पनसेट करे, क्योंकि वो तुम्हारा हक है। समझ आया? सोनू ने बोला थोड़ा थोड़ा समझ आया। मैंने बोला अगर मैं आम भाषा में बोलूँ, तो मतलब मैं समरी जिस्ट में बात करूँ, तो ये जो गुडविल है, दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ द एफर्ट्स जो तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले लगाए थे। तो इट मेक्स सेंस कि इस गुडविल से सोनू को वो हिस्सा दिया जाए जो उसको मिलना था आगे फ्यूचर में, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं की जाती। और वो कितना मिलना था? बेसिकली जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि बाकी बचा हुआ तो मिलेगा ही ना फ्यूचर के प्रॉफिट्स में से उसको, बस जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है उतना उसे कम मिलेगा। तो इट मेक्स सेंस कि हम गुडविल कैलकुलेट करें और जितना सैक्रिफाइस कर रहा है सोनू, उतनी पेमेंट गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करे। और मैंने आपको क्या बताया था पार्टनरशिप का थंब रूल क्या है, कि जो पेमेंट्स हैं सिवाय चार्ज के, जितनी भी पेमेंट्स हैं वो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू होंगी। तो बेसिकली गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा फॉर द गुडविल इन द रेशो ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है, उतना शेयर गुडविल का गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है? अच्छा, सोनू ने बोला ठीक है, मुझे समझ तो आ गया कि कैसे करना है, पर अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट कैसे होगी? मतलब परचेज गुडविल तो ठीक है, हम परचेज कंसिडरेशन में से जब नेट एसेट्स माइनस कर देते हैं तो खुद ही हमारी जो है गुडविल का अमाउंट निकल आता है, अगर हमने ज़्यादा पैसा दिया हो। मैंने बोला सही है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? मैंने बोला बेटा देख, 4 मेथड्स हैं कैलकुलेशन करने के।
एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले देख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, हम बोलते हैं कि बिजनेस पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट्स कमा रहा होगा, ठीक है, और हमारे एफर्ट्स की वजह से यही प्रॉफिट या लॉस का ट्रेंड जो है आगे कंटिन्यू रहेगा। तो हम बेसिकली पिछले कुछ सालों की एवरेज निकालते हैं, पिछले कुछ सालों की एवरेज निकालते हैं और हम बोलते हैं मोटा मोटा जो है हमें आने वाले सालों में इतना प्रॉफिट तो होगा, ठीक है। तो हमने इसकी एवरेज निकाली। एवरेज कैसे निकालेंगे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ओवर सम ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब अगर मैं पिछले 4 सालों की बात करूं तो मैं पिछले 4 सालों की प्रॉफिट की फिगर लूंगी, उसको ऐड करूंगी आपस में और उसको डिवाइड कर दूंगी बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, इस केस में 4, तो वो क्या आ जाएंगे एवरेज प्रॉफिट। और उसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब बेसिकली ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि कितने साल मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ, मतलब मैं कितने साल एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा बिजनेस पिछले कल में एफर्ट्स की वजह से एक्स्ट्रा इनकम कमाएगा, कि कितने साल तक बिजनेस ये एक्स्ट्रा इनकम कमाता रहेगा बेस्ड ऑन द एफर्ट्स जो मैंने पहले लगाए हैं, ठीक है, मतलब कितने साल तक बेनिफिट मिलता रहेगा, उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो बेसिकली हम पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट कि इतना प्रॉफिट तो होगा और कितने साल तक होगा, उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। अब अगर तुम इधर देखो सोनू, मैंने लिखा है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम बेसिकली एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे कितने प्रॉफिट्स होंगे हमारे, ठीक है। तो अगर हम आगे की चीज एंटिसिपेट कर रहे हैं तो अगर हमारे पास पिछले सालों में कोई भी ऐसी चीज है जो अब नॉर्मल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या डे टू डे बिजनेस की नहीं है, वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज है, या मतलब जो हर साल नहीं, साल दर साल नहीं होती, सिर्फ एक बारी में, कुछ सालों में एक बारी में होने वाली चीज है, तो भैया उसको हम इन प्रॉफिट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए अगर तो तुमने कोई भी फिक्स्ड एसेट बेचा है, उसमें अगर लॉस है जिसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट कम दिख रहा है, ठीक है, तो ये हर साल तो तुम फिक्स्ड एसेट नहीं बेचोगे, कुछ सालों में एक बार ही बेचोगे। तो अगर लॉस है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है तो उसको ऐड बैक करोगे, और अगर गेन है जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है तुम्हारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट, तो उसको तुम माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस है, जैसे सपोज आग लग गई थी गोदाम में 3 साल पहले, जिसकी वजह से 3 साल पहले का जो तुम्हारा प्रॉफिट का वैल्यू है वो बहुत कम चला गया था, तो वो अब नॉर्मल लॉस है, हर साल थोड़ा ना आगे लगनी है ना, तो वो अब नॉर्मल लॉस है, वो ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई अब नॉर्मल विंडफॉल गेन है, मतलब कुछ ऐसा कोई डेटर था तुम्हारा जो तुमने राइट ऑफ कर दिया था एज बैड डेट, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गया, तो जब वो अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गया तो उस साल के प्रॉफिट्स तुम्हारे बढ़ गए थे, बट वो नॉर्मल थोड़ी ना था, है ना, बाद में थोड़ी ना होगा। तो ऐसा कोई विंडफॉल गेन है, नॉर्मल मतलब अब नॉर्मल गेन है, तो उसको तुम लेस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर कोई नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, वन टाइम एक्सपेंडिचर ही था, पूरे लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस के लिए वन टाइम एक्सपेंडिचर था, या 10 साल में एक बार होने वाला एक्सपेंडिचर है, तो बार बार नहीं होगा, साल दर साल नहीं होगा, आने वाले सालों के जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब नहीं होगा, ऐड बैक कर दो। अगर कोई नॉन रेकरिंग इनकम है, एक ही बार मिलना था पैसा, बाद में नहीं मिलेगा, उसको लेस कर दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू, मतलब बेसिकली सपोज तुमने कोई एसेट खरीदा, ठीक है, सपोज तुमने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ एडिंग इट इन एसेट्स, ठीक है, एसेट्स में ऐड करने के बजाय तुमने उसको गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में रिपेयर्स का खर्चा दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में रिपेयर्स का खर्चा दिखा दिया, जबकि वो एसेट में एडिशन है। एसेट की एडिशन प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं दिखाई जाती, पर क्योंकि तुमने उसको रिपेयर्स का खर्चा दिखाया है गलती से, गलती हुई है ये तुमसे, उस केस में क्या हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में वो गया होगा, तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा उस अमाउंट से, पर वो सही नहीं है, सही नहीं है। सही में तो इट वॉज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स में एडिशन थी, एसेट्स में ऐड होके दिखाना चाहिए था और उस पर डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी, तो उसकी एडजस्टमेंट करते हुए कोई अगर ऐसा एक्सपेंडिचर है तो उसको ऐड बैक करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। वैसे ही अगर तुमने, अब गलतियों की बात कर ही रहे हैं, अगर तुमने ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया, इमेजिन अ ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ आता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आती है सेल्स, यहाँ आता है क्लोजिंग स्टॉक,
यहाँ आती है परचेजेस, यहाँ कैलकुलेट करते हो तुम ट्रेडिंग प्रॉफिट, है ना, दिस प्लस दिस माइनस दिस, है ना। तो मतलब अगर तुम ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा रहे हो, तुम ज़्यादा अमाउंट से माइनस कर रहे हो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक से, तो उतना तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक मीन्स रिडक्शन इन प्रॉफिट। वैसे ही अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया, तो ओवरऑल ये फिगर कम हो जाएगी, जिससे तुमने ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस लेस करने हैं, तो उस वजह से भी तुम्हारा प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा। तो ईदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दोनों से तुम्हारा प्रॉफिट जो है कम हो रहा है। नॉर्मल नहीं है ये, तो नॉर्मल में आने के लिए तुम्हें क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये गलती है, ठीक है। अब देखो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है तो बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने में इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जब मतलब ही नहीं है तो लेस कर दो प्रॉफिट्स में से, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास्ट एफर्ट्स जो हैं तुम्हारे बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के क्या, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उससे तुम्हें नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। तो उसको तुम क्या करोगे, लेस कर दोगे। पार्टनर रेम्यूनरेशन अगर तुमने नहीं उसका इफेक्ट दिया है, तो पार्टनर रेम्यूनरेशन बेटा तुम्हें साल देनी ही है। खुद को तो सैलरीज दोगे ना हर साल, भले ही तुम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, खुद को तो दोगे ना हर साल, आगे आने वाले सालों में भी दोगे। तो अगर उसका तुमने इफेक्ट नहीं दिया है तो तुम उसको लेस करोगे। ऐसा खर्चा जो तुम्हें पता ही है वो फ्यूचर में साल दर साल होना ही, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम सपोज एनुअली जाता है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम्हें पता है आगे वो होना ही है, तो उसको भी तुमने लेस करना है। जब तुम ये सारी चीज़ों को ऐड और लेस करोगे तुम्हारे दिए हुए प्रॉफिट के अमाउंट से, तो वो क्या निकलेगा, तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। अब वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकल गया। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ओवर ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों का तुम कंसिडर कर रहे हो, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितने साल तुम एक्सपेक्ट करते हो कि इतना बिजनेस फर्म कमाएगी, उसे कहते हैं, उससे निकलेगी तुम्हारी गुडविल, और उसे कहेंगे गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यही इसका ही दूसरा काउंटर पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली हम नॉर्मल प्रॉफिट्स ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, और उनको वेट्स असाइन कर देंगे। हम अभी भी यही बोल रहे हैं कि पास्ट ट्रेंड कंटिन्यू होगा, पर हम बोल रहे हैं कि ये जो रीसेंट वाला प्रॉफिट है इसके ज़्यादा चांसेस हैं ऐसा प्रॉफिट होने के दैन जो सपोज 5 साल पहले प्रॉफिट हुआ था। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले की मार्केट कंडीशंस वर डिफरेंट दैन जो आज की मार्केट कंडीशंस हैं, और अगले साल की मार्केट कंडीशंस विल प्रोबेबली मैच द प्रीवियस ईयर जो गया है रादर दैन जो 5 साल पहले थी। जो अगले साल की मार्केट कंडीशंस हैं वो किससे ज़्यादा मैच करेंगी, जो पिछला साल था उससे या जो 5 साल पहले था उससे। अगर आप अभी की ही बात कर लो, अब आपको पता है इकोनॉमी कैसे स्लोली रिकवर हो रही है कोविड की वजह से सोनू, है ना। तो सोनू अगर आप अगले साल का अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो आप पिछले साल की मार्केट से अंदाज़ा लगाओगे कि हाँ मुझे पिछले साल इतना बिजनेस हुआ था तो अगले साल मैं इतना बढ़ावा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आप 5 साल पहले वाले मार्केट कंडीशन से तो नहीं कंपेयर कर सकते। तो इसलिए रीसेंट जो प्रॉफिट होते हैं उनका फिर से होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है दैन 5 साल पहले। तो रीसेंट प्रॉफिट को हम सबसे ज़्यादा वेट असाइन करते हैं और सबसे पिछले वाले प्रॉफिट को सबसे कम वेट असाइन करते हैं, ठीक है। और बेसिकली जैसे सपोज ये 5 साल के प्रॉफिट्स हैं उसको हमने ऐसे वेट असाइन किया और फिर हम प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस समेशन को ऐड कर देते हैं। मतलब जैसे सपोज अगर पहले साल में 10,000 था, दूसरे साल में 20,000 था, तीसरे साल में 10,000 था, चौथे साल में जो भी था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसका कुछ प्रोडक्ट आएगा, पहले का 10,000, दूसरे का 40,000, तीसरे का 30,000, फिर उसको ऐड कर दोगे जो फिगर आएगी रिजल्टेंट फिगर, उसको आप बोलोगे वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स। वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स, वेटेड की उसमें वेट्स का इफेक्ट है। जो सबसे रिसेंट वाला प्रॉफिट है उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसको हमने हाईएस्ट वेट असाइन किया था, ठीक है। फिर उसको आप डिवाइड करोगे बाय टोटल ऑफ वेट्स, जिससे आपके पास एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फिगर निकल जाएगी। इसको आप कहोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इस पूरे को एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फिगर निकल जाएगी आपके पास, जिसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो आपकी वो आ जाएगी गुडविल की वैल्यू, कि कितने साल तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ठीक है।
मैं आपको फटाफट से इलस्ट्रेशन 6 दिखाना चाहूँगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 3.9। ठीक है, अब अगर ये इलस्ट्रेशन आप देखो, लव एंड कुश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। ठीक है, अब शुभ इक्वल शेयर के लिए आया है तो मतलब लव एंड कुश कुछ तो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो होने ही वाला है। ठीक है, अब उस केस में मतलब हम गुडविल को इफेक्ट देंगे। तो गुडविल वाज अग्री टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years। 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, ठीक है, और एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। फर्म हैड अबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग 31 March 2016। अबनॉर्मल गेन है तो मतलब 31 March 2016 के प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। देखो आप लेस करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, ठीक है, 60,000। दूसरा है फर्म इनकर्ड अबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग 31 March 2017। अब ये अबनॉर्मल लॉस है, मतलब हम ऐड बैक करेंगे 17 के प्रॉफिट्स में, तो 1 लाख में 20,000 ऐड कर दिया, देखिए 1,20,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब तीसरा पॉइंट देखिए, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स। मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जिसको हमने गलती से एसेट में एडिशन दिखा दिया। ऑन 1 June 2017 डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज एट 12% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। रिपेयर्स टू कार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने गलती से एडिशन दिखा दिया एसेट्स में। मतलब अगर मैं बात करूँ 1 June 17 मतलब ईयर एंडेड 31 March 2018। ईयर एंडेड 31 March 2018 में प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो 50,000 की फिगर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, ओमिट हो गई। क्यों? क्योंकि इसको हमने एसेट में एडिशन दिखाया, तो ये एज एन एडिशन टू एसेट आ रही होगी। बट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ रहा होगा अगर हमने एसेट दिखाया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन आ रही होगी, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 12% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमने 1 June को परचेज की थी तो 10 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 50,000 पे 12% 5,000 की डेप्रिसिएशन। मतलब एक तो ये 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आना चाहिए था जो आया नहीं, और 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आ गया जो नहीं आना चाहिए था। तो जो भी उसकी प्रॉफिट या लॉस की फिगर है, अब यहाँ पर लॉस है जैसे 55,000 का, ठीक है, लॉस है 55,000 का, तो वो लॉस पहले तो 50,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये खर्चा रह गया, और खर्चा बढ़ाओगे लॉस में तो ऑब्वियसली लॉस का फिगर बढ़ेगा। पर आपने जो खर्चा ऑलरेडी चार्ज किया है उसमें ना 5,000 की डेप्रिसिएशन आपने ज़्यादा चार्ज की हुई है, तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो 55,000 का लॉस है उसमें से आप 5,000 हटा दो, क्योंकि ये गलती से किया था, गलती से डेप्रिसिएशन का खर्चा डल गया। तो एग्जिस्टिंग लॉस आपका कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है, और इस 50,000 में आप 50,000 और डाल दो, क्योंकि ये वाला जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट था ये गलती से डालना रह गया, ठीक है। तो टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख का लॉस, ठीक है। 4th ईयर का देख लो, 4th ईयर का 1,44,000 नॉर्मल प्रॉफिट। पर ये तो चीज़ हमें अभी पता चली ना, ये तो चीज़ हमें अभी पता चल रही है कि ये गलती से, ये तो भाई एसेट था, सॉरी रिपेयर थी जो गलती से एसेट में डल गई। आपने 31 March 2018 में तो 5,000 की डेप्रिसिएशन डाली, 31 March 2019 में भी तो आपने डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज की ही होगी, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में चल रही है तो 50,000 पे ही चार्ज की होगी। अगर WDV होता तो 45,000 पे की होती, 50,000 माइनस 5,000, ठीक है। पर क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 50,000 पे ही आपने 12% चार्ज की होगी। कितना आ गया ये 6,000, मतलब 6,000 की आपने डेप्रिसिएशन 31 March 2019 में एक्स्ट्रा खर्चा दिखाया हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो 1,44,000 में हम ये 6,000 ऐड कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि गलत खर्चा है, ठीक है। तो अब इसका नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा 1,50,000। तो हमने क्या किया, देखो उन सबको ऐड कर दिया, तो क्या आया एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया 2,30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 16, 17, 18, 19 4, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया 57,500। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, हम 2 साल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे प्रॉफिट्स, तो गुडविल क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स 57,500 इंटू 2 दैट इज 1,15,000, ठीक है। तो ये है बेसिकली
एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन। अब अगर यहीं पर मैं आपको बोलूं कि वेटेड कैसे निकलेगा इसी में से, अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने निकाले हुए हैं 60,000, 1,20,000, -1 लाख और 1,50,000। अब ओल्डेस्ट टू रिसेंट के हिसाब से हम वेट्स दे देंगे, ठीक है, उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, इसका टोटल क्या आ जाएगा आपका वो निकालेंगे। इस केस में 6 लाख आ रहा है, फिर उसको हम टोटल ऑफ वेट्स से डिवाइड करेंगे, इसका टोटल आ रहा है 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, 60,000। उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के हिसाब से आपकी देखो गुडविल आ गई 1,20,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड तो समझ आ गया। अब हम चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ, ठीक है। अब सुपर नाम से ही क्या चल रहा है पता कि नॉर्मल से कुछ ऊपर ही होगा, तभी सुपर नाम है, ठीक है। तो बेसिकली इसका तरीका क्या है निकालने का, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं, वो कॉन्सेप्ट इधर था, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं, एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं वो तुम ऐसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे तुमने यहां पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ये वाला जो फिगर है, ठीक है, ये होगी तुम्हारी एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू जो तुम यहां यूज करोगे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है फिर, एवरेज प्रॉफिट तो मैंने समझा दिया था, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तुम्हारे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेसिकली जो तुमने कैपिटल एम्प्लॉय की है, जो तुमने नेट एसेट्स एम्प्लॉय किए हैं बिजनेस में, मतलब तुम्हारे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, अगर मैं वो लूँ, या फिर अगर मैं तुम्हारी कैपिटल का टोटल, रिजर्व्स का टोटल लूँ, ठीक है, उसमें से मैं तुम्हारा जो ये फिक्टिशियस एसेट ये सब माइनस कर दूं, ठीक है। तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड में उस कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न जो चल रही है कि नॉर्मली कितना लोग कमा रहे हैं, ठीक है, उस रेट से उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आ जाएगी तुम्हारे नॉर्मल प्रॉफिट्स, कि तुम्हारे आसपास वाले लोग कितना कमा रहे हैं, जो तुम्हारी गुडविल का फायदा नहीं उठा सकते वो कितना कमा रहे हैं। और फिर तुम्हारे एवरेज प्रॉफिट से जब मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करूंगी तो वो आ जाएंगे सुपर प्रॉफिट्स, कि सुपर मतलब नॉर्मल से ऊपर एक्सेस वाले प्रॉफिट्स। और जब इस एक्सेस वाले प्रॉफिट को मैं उन ईयर से मल्टीप्लाई करूंगी जितने साल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मुझे ये सुपर प्रॉफिट होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू, ठीक है। अब इस मेथड में बेसिकली जो ट्रिक होती है वो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, लायबिलिटी मेथड और एसेट मेथड। लायबिलिटी मेथड के थ्रू अगर आप करोगे, मतलब कि बेसिकली दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज लायबिलिटीज, दिस इज एसेट, ठीक है। तो अगर मैं लायबिलिटी मेथड के थ्रू करूंगी तो मैं यहां से शुरू करूंगी और उसमें से ये चीजें उठाऊंगी, बस लायबिलिटी वाली कुछ चीजें उठाऊंगी, लायबिलिटी वाली नहीं, लायबिलिटी साइड से चीजें उठाऊंगी, ठीक है। और उसमें से सिर्फ एक कुछ सिलेक्ट नंबर ऑफ चीजें यहां से माइनस करूंगी जो मुझे लगता है कि नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। वहीं अगर मैं एसेट साइड से बात करूं, एसेट मेथड से बात करूं, तो मैं ये सारे एसेट्स उठाऊंगी सिवाय कुछ एसेट्स के जो मुझे लगता है नहीं होने चाहिए, और उसमें से मैं आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करूंगी। अगर तुम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड याद करो, क्या क्या होता है, कैपिटल होता है, रिजर्व्स होता है, आउटसाइड लायबिलिटीज होता है, ठीक है। और एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में तुम्हारे इंटैंजिबल एसेट्स में गुडविल भी हो सकती है अगर परचेज की हो तो, राइट। तो अगर मैं लायबिलिटी मेथड के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना चाहती हूं तो मैं सिर्फ ये कैपिटल और रिजर्व्स का अमाउंट उठाऊंगी, ठीक है, सिर्फ ये। और अगर कोई गुडविल, कोई फिक्टिशियस एसेट, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यही मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है, मेरे कैपिटल और मेरे रिजर्व्स, ठीक है। पर अगर
मेरी बैलेंस शीट में ऑलरेडी कुछ गुडविल आ रही है, कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जैसे, है ना, वो फिक्टिशियस एसेट होता है। अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ रही है, ठीक है, या फिर कुछ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो इन 3 चीज़ों को मैं कैपिटल प्लस रिजर्व्स के अमाउंट से माइनस करूंगी लायबिलिटी मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। वहीं अगर मैं एसेट मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहूँ तो मैं सब एसेट्स का टोटल करूंगी और उन सब एसेट्स में से मैं गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हटा दूंगी, ठीक है, बाकी बचे एसेट्स का टोटल करूंगी और आउटसाइड लायबिलिटीज जब उसमें से माइनस करूंगी तो मेरे पास बेसिकली यही फिगर बच जाएगी, ठीक है। तो नेट रिजल्ट सेम ही है और वो सेम क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, बस निकालने के तरीके अलग हैं। या तो इस तरफ से शुरू हो जाओ और कैपिटल और रिजर्व्स उठा लो, या फिर एसेट साइड से शुरू हो जाओ और टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर लो। पर बस इन सब में अगर तुम्हारे पास गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो उसको तुम्हें हटाना है, टोटल एसेट्स से हटाना है या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व से हटाना है, ठीक है। और फिर जब उस कैपिटल एम्प्लॉयड को तुम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे क्या आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स। और जब तुम उस नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट से डिडक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को जब तुम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब अगर मैं इलस्ट्रेशन 13 ऑन पेज 3.18 आपको दिखाऊं तो देखो क्या बोल रहा है। Average profit earned by a firm is 75,000, which includes undervaluation of stock or of rupees 5,000 on average basis. Undervaluation of stock है, undervaluation of stock, which means कि stock undervalued है तो normal profit निकालने के लिए add करना पड़ेगा on average basis। Already उन्होंने average करके बताया है, ठीक है। The capital invested in the business is 7 lakh and normal rate of return is 7%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times of सुपर प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 75,000। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन एन एवरेज कितनी है, 5,000। तो तुम्हारे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितने हो जाएंगे, अंडर वैल्यूएशन को ऐड करोगे तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितने हो गए तुम्हारे, 80,000, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस कितनी है तुम्हारी, 7 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है तुम्हारी, 7 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 7%। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 7 लाख इंटू 7%, 49,000। तो अब तुम्हारे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हो गए, 49,000। एवरेज प्रॉफिट हमने कितने निकाले, 80,000। तो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 80,000 माइनस 49,000, दैट इज 31,000, ठीक है। और तुम्हारा गुडविल कितना हो जाएगा, ये 31,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कितने हैं, 5। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 31,000 है तो गुडविल कितनी हो जाएगी, 31,000 का 5 टाइम्स, दैट इज 1,55,000, ठीक है। ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आते हैं हम अपने लास्ट मेथड पे जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी चीज को कैपिटलाइज करने वाले हैं। अब वो कैपिटलाइज या तो एवरेज प्रॉफिट होगा या तो सुपर प्रॉफिट होगा। तो 2 मेथड है इसमें भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें, एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकलेगा जैसे हमने यहाँ पर सीखा, ठीक है। उसके बाद आगे स्टेप्स क्या है, आपने जब एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया उसके बाद आपने क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी है। अब बेसिकली याद करो जब हमने सुपर प्रॉफिट में जब नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था तो हमने कैसे निकाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने बोला कि इतना प्रॉफिट नॉर्मली होना चाहिए, इतना प्रॉफिट नॉर्मली होना चाहिए, है ना। अब हमें निकालना है कि एवरेज हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट जो बिजनेस एक्चुअली में प्रॉफिट कमा रहा है, उसको अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि एक्चुअल में कितनी हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी।
उतना प्रॉफिट कमाने के लिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि हमारे अभी के प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं उसके हिसाब से हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या बनती थी। तो वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल ली, उसमें से तुम डिडक्ट करोगे कि तुम्हारे नेट एसेट्स कितने हैं, तुम्हारी एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कितनी बनती थी माइनस कितनी है। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में जब तुम नेट एसेट्स माइनस कर दोगे, दैट इज ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, बेसिकली यही वाला मेथड, मतलब ये जो नेट एसेट्स हैं ये बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड है, तुम्हारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो जब इसमें से तुम इसको निकालोगे तो जो तुम्हारा अमाउंट आएगा एक्स्ट्रा उसको हम बोलेंगे गुडविल, कि बेसिकली इतने तुम्हारे कैपिटल एम्प्लॉयड है पर जो तुम्हारे प्रॉफिट्स कमा रहे हो तुम, उसके हिसाब से तुम्हारी इतनी ज़्यादा कैपिटलाइज्ड वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब अपने एम्प्लॉयड एसेट्स के मुकाबले तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो बेसिकली तुम कितने अमाउंट पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो वो अमाउंट इज गुडविल। ठीक है, और अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करूं तो उसमें सिंपल सुपर प्रॉफिट का अमाउंट निकालो और उसको चुपचाप से कैपिटलाइज कर दो। सुपर प्रॉफिट का अमाउंट निकालो और उसको चुपचाप से कैपिटलाइज करो, उसमें से कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालते टाइम तुमने ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को माइनस करके इफेक्ट दे दिया, वो ऑलरेडी सुपर अमाउंट है। यहाँ हम सुपर अमाउंट निकाल रहे हैं जिसको हम गुडविल कह रहे हैं, ये ऑलरेडी सुपर अमाउंट है, हमें बस इस सुपर अमाउंट को कैपिटलाइज करना है, और उसको कैपिटलाइज करने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और वो हो जाएगा तुम्हारा गुडविल की वैल्यू बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखा दूं, इलस्ट्रेशन 24 पेज नंबर 3.23, इसमें अगर आप देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मिस्टर शर्मा एंड गुप्ता, हम सिर्फ कैपिटलाइजेशन वाला करेंगे। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 lakhs। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 lakhs। नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फर्म फॉर द पास्ट ईयर्स, 2018 का है 1,60,000, 2019 का है 1,40,000, 2020 का है 2,70,000। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज 11%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 11%। Remuneration to each partner for his service to be treated as a charge on profit 2,500 per month. 2,500 per month treated to be treated as charge on profit। ठीक है, तो ये तीनों साल के प्रॉफिट में से पहले तो तुम माइनस करोगे रेम्यूनरेशन नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ओवर ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले रेम्यूनरेशन को इफेक्ट देंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट्स में से नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए। ही सेइंग 2,500 पर मंथ। 2,500 पर मंथ का मतलब है कि पूरे साल में 30,000 रुपया 30,000 रुपया एक पार्टनर को जा रहा था। तो दो पार्टनर्स है शर्मा एंड गुप्ता। ठीक है, तो दैट मीन्स 60,000 टोटल रेम्यूनरेशन जा रही होगी पूरे साल में दोनों पार्टनर्स की मिला के। माइनस कर दो तो तुम्हारे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हर साल के कितने आ गए, पहले के आ गए 1 लाख, दूसरे के आ गए 80,000 और तीसरे के आ गए 2,10,000। अब इसको टोटल करो, 3,90,000। तो 3,90,000 डिवाइडेड बाय 3 साल है, तो तुम्हारे एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ गए, 1,30,000। 1,30,000 आ गया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 11%। तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे, 11% ऑफ 10 लाख दैट इज 1,10,000। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट कितने आपके 1,30,000। अब यहाँ सबसे पहले हम देख रहे थे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है,
तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 1,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो 1,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर मैं बोलूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है, मैं यहीं से देख लेती हूँ, 1181,818.88, ठीक है। ये आ गई आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। आपके नेट एसेट्स कितने हैं? एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल इज 11 लाख, लाइबिलिटीज इज 1 लाख। तो नेट एसेट्स कितने आ गए? 11 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 10 लाख। इसमें से आप 10 लाख माइनस करोगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 181,818.88 अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करें तो देखो, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाले थे अभी 1,10,000, ठीक है। हमारे एवरेज प्रॉफिट कितने थे? 1,30,000। हमारे सुपर प्रॉफिट कितने हो गए? 20,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितने हुए? 20,000। तो गुडविल क्या हो जाएगा? 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 20 लाख डिवाइडेड बाय 11। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 11 तुम्हारा वही हो गया 181,818.88, ठीक है। मैंने उनको गुडविल कैलकुलेट करनी सिखा दी तो सोनू खड़ा हुआ, सोनू ने बोला ठीक है सी साहिबा मेरे को गुडविल कैलकुलेट करनी आ गई। अब आप मेरी बात सुनो। फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस टिल द डेट ऑफ चेंज ऑफ PSR हमने काम किया, हमने एफर्ट्स किए। उस एफर्ट्स की वजह से जैसे आपने बोला गुडविल, हाँ हुई। हमने कुछ रिजर्व्स बनाए, हाँ बनाए। हमने प्रॉफिट या लॉस अक्यूमुलेट किया, हाँ किया। कुछ हाँ फिक्टिशियस एसेट्स भी बन गए हमारे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया हमारा, ठीक है, ठीक है, वो भी आया। पर ये सारी चीजें जो हैं ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से पहले की चीज, पहले के एफर्ट्स का नतीजा है। वो वाला टाइम जब हम 3:2 में चीजें शेयर कर रहे थे। अब T2 बोल रहा है कि 1:1 में शेयर करना है, कि अब आगे जैसे जैसे हम और मेहनत करते जाएंगे T2 भी उतनी मेहनत डालेगा। तो वो चाहता है कि प्रॉफिट्स इक्वली शेयर हो, मैं मानता हूं। पर ये तो वो वाली चीजें हैं ना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले टाइम से पहले इकट्ठी हुई पड़ी हैं। गुडविल पास्ट एफर्ट्स का नतीजा है। ये रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेशन, ये सालों साल अक्यूमुलेट होते आए हैं। रिजर्व्स में सालों साल अमाउंट हमने डाला है ना। तो ये पिछले एफर्ट्स का नतीजा है। आगे आने वाली चीजें ठीक है हम 1:1 में शेयर कर लेंगे, पर ये जो पिछली चीजें हैं ये तो पहले क्लियर होनी चाहिए ना। मैंने बोला बिल्कुल सही है, मैंने वही तो बोला था कि वो सारी चीजों का हमें इफेक्ट देना पड़ेगा। मैंने बोला ये तो चल तू ठीक बोल रहा है, इसके अलावा इस डेट तक जो एसेट्स रीवैल्यू हुए, कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जिनकी वैल्यू बड़ी होगी, कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं जिनकी वैल्यू बढ़ी या घटी होगी। एसेट्स की भी हो सकता है वैल्यू घटी हो, वो भी उसी टाइम पीरियड के दौरान हुआ होगा कि जब से तुम्हारी बुक वैल्यू आ रही है टिल द टाइम तुमने PSR चेंज की है। उस टाइम पीरियड के बीच में ये भी हुआ होगा। तो हमें इस एसेट रिवैल्यूएशन को भी इफेक्ट देना है। तो बेसिकली PSR चेंज होने से पहले पहले जो चीजें हुई हैं उन चीजों के लिए हमें ऐसे इफेक्ट देना है कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, हमारे केस में जैसे सोनू था, है ना, वो हमने कैलकुलेट किया था 1/10 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा था और T2 जो है 1/10 शेयर गेन कर रहा था, ठीक है। तो हमें ऐसे कुछ एडजस्टमेंट करनी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले पहले जो चीजें हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले पहले जो चीजें हैं वो अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से इन लोगों में बट जाए। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से इन लोगों में बट जाए। और अगर हम वो चीजें नहीं बांट रहे हैं तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करे। क्योंकि इन नॉर्मल सर्कमस्टांस क्या होना था, जो पार्टनर्स हैं उनको 3:2 रेशो में मिलना था, पर अब उनको 1:1 रेशो में मिलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुडविल की, गुडविल के केस में क्या होता है, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये बुक्स में कहीं नहीं आ रही, ये बुक्स में कहीं नहीं आ रही है। तो नॉर्मली इसका इफेक्ट हम देते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। और कैसे देते हैं, बेसिकली
गुडविल की वैल्यू इनटू उनका सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर। इस केस में अगर मैं बात करूं, सपोज स्वीटी रेस्टोरेंट की गुडविल जो है वो आती है 3 लाख रुपए, ठीक है। सोनू सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 शेयर और टीटू गेन कर रहा है 1/10 शेयर, तो 30,000 रुपए हैं जो टीटू को सोनू को कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे उसकी सैक्रिफाइस को कॉम्पनसेट करने के लिए। और वो कैसे करेगा? टीटूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। और अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो यहाँ कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ आया? क्योंकि ये गुडविल जो है ये पास्ट एफर्ट्स का नतीजा है। उस डेट तक की वैल्यू की गुडविल है जिस डेट तक पीएसआर अभी भी 3:2 ही थी, ठीक है। तो जब अब तुम चेंज कर रहे हो 1:1 में, तो सोनू जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, टीटू जो है गेन कर रहा है। पर एफर्ट्स जो है उन्होंने उस टाइम के लगाए थे जब सोनू गेनिंग पोजीशन में था और टीटू कंपैरेटिवली उससे कम कमा रहा था, ठीक है। इसलिए इट इज ओनली फेयर कि क्योंकि ये पास्ट की चीज है, पास्ट के एफर्ट्स की नतीजा है, इसलिए टीटू जो है सोनू को कॉम्पनसेट करे। और कॉम्पनसेट कैसे करेगा? अमाउंट ऑफ गुडविल इनटू सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर। एंट्री क्या डलेगी? टीटूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। दूसरा है कि हम गुडविल रेज करके राइट ऑफ कर दें। गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहले हम रेज करेंगे और रेज करेंगे ओल्ड शेयर में। गुडविल अकाउंट डेबिट जितने की भी हमारी आई कैलकुलेशन, सपोज इस केस में 3 लाख थी, टू एसएस कैपिटल अकाउंट टू टीज कैपिटल अकाउंट। तो 3:2 के हिसाब से अगर मैं करूं 1,80,000 और 1,20,000, और फिर इस रेज्ड गुडविल को नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से राइट ऑफ कर दूं, क्योंकि मैंने बताया था सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं अपीयर हो सकती। तो सबसे पहले हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से रेज करी, ठीक है, फिर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से राइट ऑफ कर दी। तो सोनू के हिस्से आई 1,50,000, टीटू के हिस्से आई 1,50,000। तो अगर आप नेट इफेक्ट देखो इसका, सोनू का कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद एन एक्स्ट्रा 30,000 नेट इफेक्ट में। डेबिट हो रहा है 1,50,000 से, क्रेडिट हो रहा है 1,80,000 से, तो नेट में क्रेडिट हो रहा है 30,000 से। और टीटू का डेबिट हो रहा है 1,50,000 से, क्रेडिट हो रहा है 1,20,000 से, तो नेट में डेबिट हो रहा है 30,000 से। तो या तो आप गुडविल रेज करो और राइट ऑफ करो, उस केस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल का अमाउंट बांटो और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल को राइट ऑफ कर दो, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा। या तो आप सीधे कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, जिसमें आप सैक्रिफाइस्ड शेयर जो है, सैक्रिफाइस्ड शेयर कैलकुलेट करके उसको गुडविल से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली वो कॉम्पनसेशन का अमाउंट आ जाएगा जो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा, और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करके सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से इफेक्ट दे दो, ठीक है। ये तो हो गया गुडविल के बारे में। गुडविल बुक्स में नहीं आ रही थी इसलिए हमें रेज करके राइट ऑफ करनी पड़ी। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड लॉस, रिजर्व्स, जो कि बुक्स में आ रहे होते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की वैल्यू दिख रही होगी, और अक्यूमुलेटेड लॉस भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रहा होगा, जिसको हमें बेसिकली अब इफेक्ट देना है इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को बांट देते हैं, एक फ्रेश शुरुआत करेंगे, बांट देते हैं। और क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं और पूरी बांटनी है, तो ये पुरानी चीज़ें पुरानी रेशो में बांटी जाएगी, पुरानी चीज़ें पुरानी रेशो, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड लॉस और ये जो रिजर्व्स आ रहे होंगे, इसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब एक रिजर्व है जिसका नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व।
ये बेसिकली क्या है, ये रिजर्व हम बनाते हैं कि सपोज हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, या हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो इंजर हो सकते हैं, ठीक है, इंजर हो सकते हैं काम करते टाइम, ठीक है। तो बेसिकली उन इंजरीज को जब वो इंजर होंगे तो हमें उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो क्लेम मांगेंगे कि भैया हम काम करते टाइम इंजर हुए थे, तो हमें उसका क्लेम चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम एक रिजर्व बना के रखते हैं उस दिन के लिए जब कोई बंदा इस रिजर्व को क्लेम ना कर ले। कोई बंदा अगर इंजर हो जाएगा तो वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम इशू करेगा अपने मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, कि जो तुम्हारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज निल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कुछ नहीं है, तो अब तक जो तुम्हारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आ रहा होगा तुम उसको चुपचाप पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट दोगे। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोलता है कि क्लेम है बट इट इज लेस दैन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, क्लेम है दैट इज देयर इज अ लाइबिलिटी दैट एग्जिस्ट विच हैज टू बी पेड ऑफ बट दैट इज लेस दैन द अमाउंट ऑफ रिजर्व विच वी हैव क्रिएटेड, हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन को डेबिट करेंगे टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम या फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बचा हुआ अमाउंट, और ये आ जाएगी तुम्हारी टोटल फिगर ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व तो बस ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम स्लैश लाइबिलिटी, ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट इन केस द क्लेम इज ग्रेटर दैन रिजर्व, क्लेम इज ग्रेटर दैन रिजर्व, तो उस केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में तो उतना ही अमाउंट आएगा जितना उसके पास है। सपोज अगर मैं बोलूं रिजर्व इज फॉर 10,000 और क्लेम जो है वो 12,000 का है, मतलब वर्कमैन ने हमसे 12,000 का क्लेम मांगा जबकि हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपया है, तो उस केस में रिजर्व तो उतना ही अमाउंट से डेबिट होगा जितना अमाउंट हमारे पास है, पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो है वो कितने का है, 12,000 का, तो ये बचा हुआ 2,000 कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन हो गई ना, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो क्लेम है वो तुम्हारा ज़्यादा है, तो बचा हुआ क्लेम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रूट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अमाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये अमाउंट आ जाएगा। और रीवैल्यूएशन का लॉस जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट किया जाएगा। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था इसको अब हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज दिस इज रिवैल्यूएशन लॉस। हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा थी दैन जो हमने रिजर्व क्रिएट करके रखा था, उसके लिए लाइबिलिटी ज़्यादा आ गई, ओवर हो गई लाइबिलिटी, ज़्यादा होगी लाइबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है कि जब एसेट्स या लाइबिलिटीज हमारे पास आ रही होती है तो ऐसा हो सकता है कि उनकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट एक डेबिट अकाउंट है, तो वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसेट अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट, और उसको कहाँ डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो ये एंट्री डलती है। अगर लाइबिलिटी का अमाउंट बढ़ता है ना, चलो अगर एसेट का अमाउंट घटता है, अगर एसेट का अमाउंट घटता है तो डेबिट अकाउंट है, अगर घटाना है तो क्रेडिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट। वैसे ही अगर लाइबिलिटी है, बढ़ जाती है अगर लाइबिलिटी, तो क्रेडिट अकाउंट है, तो एंट्री क्या डलेगी, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी।
और अगर लाइबिलिटी का अमाउंट घटाना है तो इट इज़ अ क्रेडिट अकाउंट, तो घटाने के लिए डेबिट करेंगे, तो लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, ये है आपका रिवैल्यूएशन, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड में सिर्फ वही आ रही हैं, या तो एसेट बढ़ रहा है या तो लाइबिलिटी घट रही है, मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और डेबिट साइड में या तो एसेट घट रहा है या तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमारे लिए नुकसानदेही है। तो या तो प्रॉफिट आएगा इस साइड रिवैल्यूएशन का, या तो इस साइड लॉस आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा थी दैन आर रिजर्व, हमारी लाइबिलिटी 2000 से ज़्यादा थी, लाइबिलिटी बढ़ी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ बाय 2000। तो जब डेबिट हुआ तो लॉस था, और ये लॉस कितने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया, ठीक है। तो ये है आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में। अब एक रिजर्व होता है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? बेसिकली अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीद के रखी हैं, ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आपके पास, इन्वेस्टमेंट्स खरीद के रखी हैं आपने, तो आपको डर होता है। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, आप जब अपनी बैलेंस शीट में चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, आप बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, पर इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, बढ़ती घटती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। आप बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू में दिखा रहे हैं, हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू भैया कुछ और ही है। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, हम फायदे में हैं, पर ऐसा हो सकता है कि हमने वैल्यू बैलेंस शीट में ज़्यादा में दिखा रहे हैं और आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई हो। तो उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, उस ब्लो से बचने के लिए हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम हर साल कुछ पैसा उस रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हैं कि भैया अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कभी फ्यूचर में इतनी गिर गई तो हमें एक साथ वो लॉस ना बियर करना पड़े, कुछ लॉस जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बियर कर ले, या सारा का सारा लॉस ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बियर कर ले, कि हम साल दर साल तैयार हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब it is basically to prevent us from the blow of fall in value of investments। तो अब एक केस हो सकता है कि बुक वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू है मार्केट वैल्यू। अगर ऐसी बात है तो कोई फॉल नहीं हुआ है, ये रिजर्व फालतू पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में बांट दोगे। दूसरा केस है कि बुक वैल्यू इज लेस देन फेयर वैल्यू, पर ये जो अमाउंट है बाय विच द बुक वैल्यू इज लेस देन फेयर वैल्यू, ये जो कमतरी का अमाउंट है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में उससे ज़्यादा अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ग्रेटर दैन डिफरेंस इन फेयर वैल्यू एंड बुक वैल्यू, इट इज ग्रेटर दैन द फॉल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ग्रेटर दैन द फॉल। तो उस केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट अकाउंट है, डेबिट अकाउंट है, तो अगर उसकी वैल्यू कम करनी है, कम हो रही है उसकी वैल्यू, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना, क्रेडिट होगा। हम बोल रहे हैं कि फॉल हुआ है पर उतना नहीं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बियर ना कर पाए, तो उस केस में टू इन्वेस्टमेंट्स बाय द अमाउंट ऑफ फॉल, हम इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम करेंगे और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, उसको पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तीसरा केस है कि जो डिफरेंस इन फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू गिर चुकी है, बुक वैल्यू ज़्यादा है, आपने ज़्यादा पे रिकॉर्ड किया पर आज मार्केट में उसकी वैल्यू कम है, और ये जो फॉल है, दिस फॉल इज ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दिस फॉल इज ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उस केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का तो जितना टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट्स बाय द अमाउंट ऑफ फॉल, और ये जो एक्स्ट्रा फॉल हुआ है विच इज इन एक्सेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये कहां से रूट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा बाय द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हुई है, एसेट गिरा है, तो दैट मीन्स लॉस है। तो ये जो लॉस है रिवैल्यूएशन का, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में, टू रिवैल्यूएशन
अकाउंट। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो एंट्री क्या डल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, और अगर अक्यूमुलेटेड लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू P&L अकाउंट, ये इन केस ऑफ प्रॉफिट, ये इन केस ऑफ लॉस। अगर फिक्टिशियस एसेट है जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो भी बेसिकली पुरानी वाली ही चीज है, ओल्ड चीज, तो ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। खत्म करने के लिए एसेट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, एक तो हो गया ये कि आप जो है पुरानी सारी चीजें बांट देंगे और नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक केस तो हो गया ये कि आप जो है ये चेंजेस बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि आप ये अकाउंट्स जो हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ये सब हटा के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, एक केस ये है कि आप जो हैं इन रिजर्व्स को अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे ही कैरी करना चाहते हैं जिस वैल्यू पे ये आ रहे हैं। ठीक है, पर आप साथ ही साथ इफेक्ट देना चाहते हैं इस चीज का कि भैया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक है, और पुरानी चीजें हैं पड़ी हुई जिसका हमने इफेक्ट देना है, तो गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। अब वो कैसे कॉम्पनसेट करेगा, बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि पुरानी चीजें आपकी बैलेंस शीट में भी दिखती रहें, बैलेंस शीट में भी कुछ चेंजेस ना हो, तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एक एंट्री रूट करेंगे, इनकी कैपिटल अकाउंट्स में ही एडजस्टमेंट करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पर अमाउंट कैसे निकालेंगे, बेसिकली आप नेट इफेक्ट निकालेंगे रीवैल्यूएशन का, नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर क्रेडिट में आ रहा है तो हाँ जी वो, अगर अक्यूमुलेटेड लॉस आ रहा है तो उसको माइनस करो, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कोई क्रेडिट में उसको ऐड करो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है उसको ऐड करो, फिक्टिशियस एसेट है उसको लेस करो, और फिर तुम्हारा निकलेगा नेट इफेक्ट। अब ये नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स ये प्रॉफिट है, अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स ये प्रॉफिट है, मतलब ये वो प्रॉफिट है जिसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना हिस्सा गवा रहा है। तो उस केस में गेनिंग पार्टनर जो है उसको कॉम्पनसेट करेगा कि इस नेट इफेक्ट इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है सोनू और टीटू के केस में 1/10, ठीक है, उतने अमाउंट से गेनिंग पार्टनर जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। बट on the other hand, if this net effect is a loss, तो इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब ये है कि पहले जहां इस लॉस को सोनू और टीटू 3:2 में शेयर कर रहे थे, मतलब सोनू जो है ज्यादा लॉस बियर कर रहा था दैन टीटू, अब वो लॉस 1:1 में बियर करेंगे, मतलब दोनों बराबरी में बियर कर रहे हैं। दैट मीन्स जहां सोनू के पास ज्यादा अमाउंट जाना चाहिए था लॉस का और टीटू के पास कम, अगर मैं बोलूं सपोज 50,000 लॉस है, ठीक है, तो पहले नेट इफेक्ट सपोज अगर 50,000 है तो पहले की रेशो के हिसाब से क्या होना था, सोनू के पास 30,000, टीटू के पास 20,000, पर अभी की रेशो के हिसाब से क्या होगा, दोनों के पास 25,000 जाएगा। दैट मीन्स कि चेंज इन रेशो की वजह से जो गेनिंग पार्टनर है वो लॉस के केस में एक्चुअली लॉस में है, क्योंकि अब उसको ज्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा, जबकि पास में वो कम लॉस बियर कर रहा था। और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो एक्चुअली गेनिंग पोजीशन पे है, क्योंकि पहले जहां वो 30,000 का लॉस बियर कर रहा था अब वो 25,000 का लॉस बियर कर रहा है सिर्फ। तो इस केस में जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो एक्चुअली फायदे में रह गया, क्योंकि प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहे थे, लॉस शेयर हो रहे थे। तो उस केस में जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है ना वो गेनिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर पुराने के हिसाब से चलते तो भैया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के शेयर में ज्यादा
लॉस जाता, और वो ज़्यादा कितने अमाउंट से था, जितने अमाउंट का उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर था, ठीक है। तो अगर तो नेट इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट है, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री डलेगी बाय द शेयर ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, जिसको गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेगा। और अगर नेट इफेक्ट इज अ लॉस, तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है भैया उसको फायदा हो रहा है एक्चुअली में, क्योंकि उसका जो शेयर इन लॉस है न्यू रेशो में वो कम हो गया और ओल्ड रेशो में वो ज्यादा था, तो बेसिकली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इस केस में गेनिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा बाय द अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट का सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग शेयर, ठीक है, इस केस में 1/10, ठीक है। समझ आई ये बात कि क्यों लॉस के केस में गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री डलती है, और सॉरी प्रॉफिट के गेन में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग डलती है, और लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग डलती है, ठीक है। अब जैसे आप ये क्वेश्चन देखो पेज नंबर 4.20 में इलस्ट्रेशन 14, ठीक है। D, E and F are sharing profits in the ratio 5:3:2 and they decided to share profits in the ratio 2:3:5, ठीक है। तो बेसिकली ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो D is sacrificing in the ratio of 3/10 और F जो है वो गेन कर रहा है इन द रेशो F गेन कर रहा है, ठीक है, और D जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। E का देखो 3/10 माइनस 3/10 0, कुछ भी नहीं, E का कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लिया। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स विद द इफेक्ट ऑफ दिस, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। जनरल रिजर्व बुक वैल्यू 1,50,000, कंटिजेंसी रिजर्व 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 75,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1 लाख। अब ये बोल रहा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा? जनरल रिजर्व 1,50,000, उसमें ऐड कर दो कंटिजेंसी रिजर्व, इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है नहीं, तो ये सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऐड कर दो, और इसमें से लेस कर दो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो कितना आपके पास नेट इफेक्ट आ गया? 1,50,000। 1,50,000 का आपके पास नेट इफेक्ट है। प्रॉफिट है तो मतलब गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सैक्रिफाइसिंग। इस केस में F's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज ही इज द गेनिंग पार्टनर, और D's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज ही इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय द शेयर ऑफ सैक्रिफाइस। तो 1,50,000 नेट इफेक्ट था, शेयर ऑफ सैक्रिफाइस क्या है? 3/10, तो 45,000 से एंट्री पास हो जाएगी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय 45,000, ठीक है। ये मैं बात कर रही थी कि अगर इन केस हम बुक वैल्यूज नहीं छेड़ते हैं तो कैसे करना है, ठीक है। अब एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपका ये कैपिटल अकाउंट सब कवर हो जाए, ठीक है। हाँ, तो अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ लिया, हमने क्या कहते हैं आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, इन सबको कैसे ट्रीट करना है ये पढ़ लिया, गुडविल की एंट्री कैसे डालनी ये पढ़ लिया, ठीक है। अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सम करेंगे, पर उस सम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कभी कभार जब हम रिवैल्यूएशन कराते हैं एसेट्स की तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम किसी को पे करेंगे कि वो हमारी मतलब एक्चुअल साइंस लगा के वो हमारी सारी एस्टिमेट करे कि यूजफुल लाइफ के हिसाब से या जो भी मतलब कैसे बेसिकली हमारे एसेट्स रिवैल्यू हो रहे हैं। किसी को एसेट रिवैल्यू करने के हम पैसे देंगे। अब दो केसेस हैं, या तो पार्टनर ने ही बियर करने थे, ठीक है, और पार्टनर ने ही पे कर दिए। पार्टनर ने ही बियर करने थे, जैसे सपोज सोनू और टीटू में से टीटू ने बोला मैं ही इसका खर्चा करूंगा, फर्म से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं डलेगी। पार्टनर ने बियर करने थे, पार्टनर ने पे कर दिए, बस ठीक है। अगर पार्टनर ने बियर करने थे पर पार्टनर ने बोला कि अभी के लिए फर्म दे दे, मैं फर्म को दे दूंगा, अभी के लिए फर्म दे दे, मैं फर्म को दे दूंगा, तो उस केस में एंट्री क्या डलेगी? अभी के लिए फर्म दे दे मतलब फर्म का पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट तो डलेगा, ठीक है।
पार्टनर बाद में फर्म को देगा, तो मतलब फर्म ने पार्टनर से रिसीव करना है, और कैसे रिसीव करेगा पार्टनर से, उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री क्या डल जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इन केस द पार्टनर हैड टू बेयर द एक्सपेंसेस बट फर्म पेड इट बट देन इट विल कलेक्ट फ्रॉम द पार्टनर। ठीक है, तो क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर फर्म ने ही बेयर करने थे और फर्म ने ही पे करे तो एंट्री क्या डलेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली दो ही केसेस में फर्म की बुक्स में एंट्री डलती है, जब या तो पार्टनर ने बियर करने थे पर पार्टनर ने पे नहीं किए, तो फर्म ने पे किया और फर्म ने बोला मैं पार्टनर से ले लूंगा, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और फर्म के बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है। और अगर फर्म ने बियर करने थे, फर्म नहीं पे किए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि मतलब रिवैल्यूएशन वाला जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, Now कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में आगे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, दिस इज इलस्ट्रेशन 15 ऑन पेज नंबर 4.23। मैंने ऑलरेडी यहाँ एक स्टेप आगे ही सॉल्व करके रखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्रीज डालने तक की बात है, पर मैंने एक स्टेप आगे सॉल्व करके रखी हुई है ताकि पता चल जाए। ठीक है, अनिल मालवी फाइल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। मतलब ओल्ड रेशो क्या है, 5:3:2। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज, बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोवाइडेड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्लेम नहीं है, अगर क्लेम है तो उसको भी इफेक्ट देंगे, और सब तो कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 2:2:1। तो न्यू रेशो क्या हो गई, 2:2:1। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, सैक्रिफाइस गेन निकाला। तो ए के केस में देखिए, ए फॉर अनिल, एम फॉर मानवी, पी फॉर पायल। ठीक है, ए के केस में देखिए 5/10 ओल्ड शेयर था, न्यू शेयर क्या है 2/5, तो 1/10 का सैक्रिफाइस आया। एम के केस में 3/10 का ओल्ड शेयर था, 2/5 का न्यू शेयर है, तो 1/10 का गेन आया। और पी के केस में कुछ भी नहीं, 2/10 माइनस 2/10 0। ठीक है, तो दैट मीन्स ए इज सैक्रिफाइसिंग 1/10 शेयर इन फेवर ऑफ एम। ठीक है, इट इज अग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री डलेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस केस में लैंड एंड बिल्डिंग। मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 15%। अच्छा, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बट टू 1 लाख, टू बी इंक्रीज टू 1 लाख। अभी कितना है 90,000, हमें 1 लाख तक इसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो अभी 90,000 है, 1 लाख तक पहुंचाना है, कितना ऐड करेंगे 10,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू, एसेट की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई, तो स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से मतलब सन्ड्री डेटर्स कम होंगे, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन टू डेटर्स 5,000 के हिसाब से 5%। अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। क्रेडिटर लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, लाइबिलिटी कम हो रही है मतलब लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन एंट्री डलेगी, तो क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 10,000। ठीक है, WCR डिस्ट्रीब्यूट करते कर देंगे। एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर। अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि किस पार्टनर ने बेयर करना था या नहीं, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि फर्म ने ही बेयर करना था और फर्म ने ही पे किया, फर्म ने बेयर करना था, फर्म ने ही पे किया, तो एंट्री क्या डलेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस केस में कितना, 2,000 रुपया। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 20,000 का जनरल रिजर्व है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कर दिया। ए की कैपिटल में आया 10,000, एम के शेयर में आया 6,000, पी के आया 4,000। ठीक है, उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 30,000 का है, उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी कितनी है 10,000 की, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में तो चले गए 10,000, बाकी कितने बचे 20,000, और ये 20,000 को हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10, 6, 4। ठीक है, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन की एंट्रीज डालेंगे। तो सबसे पहले जितने एसेट्स अप्रीशिएट मतलब वैल्यू बढ़ रही है उनकी एंट्री डालो। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग की बढ़ रही थी बाय 10%, मतलब 26,000, 2,60,000 का 10%, और एक स्टॉक की बढ़ रही है 10,000 से, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एसेट्स घट रही हैं
उनकी एंट्री डालो। उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा बाय द अमाउंट रिड्यूस्ड। तो मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 15% से, तो 15% ऑफ 3,50,000 इज 52,500, ठीक है। और डेटर्स जो है 5% का प्रोविजन बनाना था डाउटफुल डेट्स का, तो 1 लाख पे 5% 5,000, तो यहाँ कितना आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका सम 57,500 से डेबिट हो गया। उसके बाद क्रेडिटर इज नॉट टू क्लेम, इट इज टू बी रिटर्न बैक, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, हमारे लिए अच्छी बात है, तो लाइबिलिटी डेबिट होगी टू रिवैल्यूएशन 5,000, ठीक है। और रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस की एंट्री हमने डाली रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बैंक 2,000, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, वो देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड पे आ गई, स्टॉक क्रेडिट साइड पे आ गया, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे आ गए, जो हमारे लिए फायदे वाली चीज़ें थी। और डेटर्स की वैल्यू 5,000 से कम हुई तो वो डेबिट साइड में आई, मशीनरी 52,500 से कम हुई तो वो डेबिट साइड में आई, रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आए। तो बेसिकली हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस निकला 18,500। और ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है इसको हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट्स में ए, एम और पी की, ठीक है। तो बेसिकली ये एंट्री क्या डली होगी, मैंने यहाँ पे डाली नहीं है, एंट्री डली होगी एज कैपिटल डेबिट, एम्स कैपिटल डेबिट, पीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 18,500 का लॉस था, कैसे हुआ 9250, 5550 और 3700, ठीक है। क्वेश्चन यहीं तक था। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अज्यूम किया कि गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू इज 3 लाख रुपीज, ठीक है। अज्यूम करो गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन कैलकुलेटेड एट 3 लाख रुपीज। अब क्या एंट्री करेंगे हम, ए इज सैक्रिफाइसिंग 1/10 शेयर, एम इज गेनिंग 1/10 शेयर, गुडविल इज 3 लाख, तो एम कॉम्पनसेट करेगा ए को सैक्रिफाइस के लिए। कितना कॉम्पनसेशन की अमाउंट आएगी, 1/10 इंटू 3 लाख, कितना हो गया वो 30,000। तो एम विल कॉम्पनसेट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू एज कैपिटल अकाउंट बाय द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, इस केस में 30,000, ठीक है। तो गुडविल कॉम्पनसेशन भी हो गई। अब हम बनाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 3,50,000, 2,50,000, 3 लाख। जनरल रिजर्व जो कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट किया था उसका अमाउंट आ गया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट किया था उसका अमाउंट आ गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन का लॉस जो कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट किया था उसका अमाउंट आ गया, ठीक है। ये सारी तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं। उसके अलावा गुडविल की एंट्रीज आ रही हैं इधर। तो एम का कैपिटल अकाउंट हमने उसके अलावा गुडविल की एंट्रीज आ रही है, तो एम का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया बाय 30,000 और एंट्री डाली टू एज कैपिटल अकाउंट, और ए का कैपिटल अकाउंट ने क्रेडिट कर दिया और एंट्री डाली बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 30,000 की ये एंट्री डल गई, ठीक है। बैलेंस किया तो बैलेंस कैरेट डाउन क्या आ गया हमारा, ये ए की कैपिटल का बैलेंस आया 3,90,750, एम का आया 226,450, पी का आया 30,4300। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड की। लैंड एंड बिल्डिंग ओरिजिनल कितना था 2,60,000, 26,000 उसमें हमने ऐड किए हैं, अप्रिशिएट हुआ है, तो नई वैल्यू क्या आ गई 2,86,000। मशीनरी 3,50,000 की थी पर हमने कम किया है अमाउंट बाय 52,500, तो नई वैल्यू क्या आ गई 2,97,500। स्टॉक 1 लाख तक पहुंचाना था, पहले 90,000 का था, 10,000 की अप्रिसिएशन हुई, ठीक है। डेटर्स 1 लाख के थे, 5,000 का PFDD बना था हमारा, ठीक है। तो 5,000 यहाँ से कम हो गया 95,000। बिल्स रिसीवेबल आपके उतने 70,000 के ही आ रहे हैं। कैश इन हैंड 25,000। कैश एट बैंक आपका 1,05,000 था पर रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस आपके 2,000 हैं, तो कैश एट बैंक आपका कितना हो गया 1,05,000 माइनस 2,000, 1,03,000। लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। कैपिटल अकाउंट्स जो हैं आपके ये आ गए, वो बैलेंस लिख दिया। क्रेडिटर्स 50,000 के थे, 5,000 आपके कम हो गए उसमें से रिवैल्यूएशन, ये भी इफेक्ट आ गया, ठीक है। और 10,000 का आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम का प्रोविजन, ठीक है। टोटल करो, बैलेंस शीट मैच हो गई, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि हम बोलें कि जो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है बेसिकली
ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड कैपिटल, ये पार्टनर्स की प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो, एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट हैज़ टू बी डन बाय ईदर ब्रिंगिंग इन द कैपिटल या टेकिंग आउट इफ एक्स्ट्रा कैपिटल इज देयर। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कैपिटल्स का टोटल निकाल लो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी? सारी पार्टनर्स की कैपिटल जब आप ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगी कैपिटल ऑफ द फर्म। इस केस में कितनी बन रही है वो? $921,500। ठीक है, 921,500 बन रही है। ये जो कैपिटल ऑफ द फर्म है 921,500, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 2:2:1 में अगर मैं डिवाइड करूं तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए हमारी? ए की कैपिटल होनी चाहिए 921,500 इंटू 2/5 जो कि है 368,600। एम की भी होनी चाहिए 368,600 और पी की होनी चाहिए 184,300। ठीक है, ये होनी चाहिए न्यू कैपिटल ऑफ द ईच पार्टनर, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दो। अच्छा, तो ए को कितनी चाहिए? 368,600। एम को कितनी चाहिए? 368,600। पी को कितनी चाहिए? 184,300। पर उनकी आ कितनी कितनी रही है? ए की आ रही है 390,750, एम की आ रही है 226,450 और पी की आ रही है 304,300। अब 390 से अगर हमें 368 पे आना है तो बेसिकली कुछ अमाउंट हमें विड्रॉ करना पड़ेगा ए के केस में, तो वो कितना होगा? 390,750 माइनस 368,600, दैट इज 22,150। ये विड्रॉ करेगा कैश। ठीक है, एम के केस में उसको चाहिए 3,68,600। ठीक है, पर उसकी अभी बैलेंस आ रही है सिर्फ 2,26,450। दैट मीन्स इसका डिफरेंस वो कैश में लेके आएगा अपनी कैपिटल को 3,68,600 तक पहुंचाने के लिए। तो डिफरेंस कितना आ गया? 142,150। इतना कैश एम जो है वो अपनी तरफ से लेके आएगा। और पी की अगर मैं बात करूं तो पी का होना चाहिए 184,300। ठीक है, होना चाहिए इतना, बट है उसका 3,04,300। तो 3 लाख से 1,84,000 पे आने के लिए वो विड्रॉ करेगा। तो वो विड्रॉ कितना करेगा? 3,04,300 माइनस 184,300, दैट इज 1,20,000। तो ए विल विड्रॉ 22,150, एम विल ब्रिंग 1,42,150 एंड पी विल विड्रॉ 1,20,000 in order to have their capitals as per profit sharing ratio। तो उस केस में एंट्री क्या डलेगी? उस केस में ए जो है विड्रॉ करेगा तो 2 कैश, ए कितना विड्रॉ करेगा हमारा? 22,150, और पी कितना विड्रॉ करा था? 1,20,000, और एम लेके आएगा कैश में कितना? 142,150। और उस केस में बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो जाएगा हमारा, जो हमने कैलकुलेट किया? 368,600, 368,600 और 184,300। ठीक है, और सिर्फ यहाँ कैपिटल्स अकाउंट में चेंज होगा, क्योंकि अगर तुम कैश इन हैंड की बात करो 25,000 ओपनिंग है। ठीक है, जितना विड्रॉ हो रहा है टोटल में वही टोटल है कितना वो लेके आ रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया? नील। ठीक है, तो बस यहाँ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल ऑफ द फर्म तो टोटल तो सेम ही था ना, टोटल तो 921,500 ही था, बस यहाँ पर फिगर्स जो हैं ये वाली आ जाएंगी 368,600, 368,600 और 184,300, उसका टोटल तो यही रहेगा। ठीक है, आया समझ एडजस्टमेंट कैसे होती है? अब ये एडजस्टमेंट कैश की जगह करंट अकाउंट से भी हो सकती है, करंट अकाउंट से भी हो सकती है। तो उस केस में बाय करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट, तो उस केस में यहाँ पर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस एक तरफ आ जाएगा, एक तरफ करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस आ जाएंगे। एक तरफ करंट अकाउंट आपका आ जाएगा
142,150 और दूसरी तरफ आपके 2 करंट अकाउंट्स आ जाएंगे 22,150 और 1,20,000 और इसका भी टोटल बन रहा है 142,150। तो बैलेंस शीट का टोटल जो है बस 142,150 से बढ़ जाएगा। ये होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, सो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड बोथ द चैप्टर्स गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेक्चर थोड़ा सा लंबा है हाँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एडमिशन में आगे ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। सो मेक श्योर यू वॉच द लेक्चर फुली। इलस्ट्रेशंस मैंने सॉल्व कराई ही हैं, बट आप अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन एडमिशन मोस्ट प्रोबेबली। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।